हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में जो है वो हमने एक तरीके से जितना भी आप यूं कहो कि चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन है या जो भी एक छोटा सा टॉपिक जो नीट में ऐड हुआ है उसकी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। ठीक है, और मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें जो है वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अब एक छोटा सा पॉइंट जो है ना वो यहां पर बाकी रहा है, और वो है एक हमारे पास आरेनियस कोलेजन थ्योरी। ठीक है ये कोलेजन थ्योरी पढ़ने के बाद जो है इसमें फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेसिफाइड केस है, हम उनकी भी बात करेंगे। तो देखो जरा कि यहीं से अपनी बात स्टार्ट करेंगे आरेनियस कोलेजन थ्योरी से। हालांकि जो है वो कोलेजन थ्योरी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं है, दोबारा हम सारी चीजें जो है वो देखेंगे और इससे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आरेनियस कोलेजन थ्योरी। भैया जी देखो जरा कि जो आरेनियस है ना, ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना, कि कोई भी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअल में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेजन की वजह से बनता है। कोई भी रिएक्शन हो, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलेजन करते हैं और कोलेजन करने से ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन भैया हर एक कोलेजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल तो रेंडमली इधर उधर जो है वो टकराते रहते हैं आपस में, है ना, या फिर जो है वो कंटेनर की दीवार से, तो हर एक कोलेजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। केवल उन्हीं कोलेजन से प्रोडक्ट बनता है जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, जो प्रॉपर डायरेक्शन में हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलेजन बोलते हैं। तो यही जो है वो हमारे पास आरेनियस कोलेजन थ्योरी का कंसेप्ट है कि जो इफेक्टिव कोलेजन होती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन केवल इफेक्टिव कोलेजन से ही होता है। कभी भी हर एक कोलेजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 100% कन्वर्जन होता ही नहीं है ना। कि मान लो कंटेनर में टोटल जो है वो हमारे पास 100 कोलेजन हुई, तो 100 में से 100 की 100 कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। केवल वही कोलेजन जो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगी, जो कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगी, वही जो है वो एक तरीके से किस में कन्वर्ट होगी, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। क्लियर है बात। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू आरेनियस, ठीक है, इन एनी रिएक्शन product will forms by the collision between reactant molecules। ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो कभी भी जो है वो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलेजन से ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ऑल कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कि भैया जी सारी की सारी कोलेजन्स जो है ना वो एक तरीके से प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी, है ना। ओनली कोलेजन्स विथ ए प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर direction will be converted into product। ठीक है, and these collisions are known as effective collisions। ठीक है, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इफेक्टिव कोलेजन बोलते हैं, कि जो एक तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, उनसे ही प्रोडक्ट बनता है। सारी कोलेजन जो है वो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। और हमने पहले भी बात करी थी, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लो A2 + B2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2AB। अब ये रिएक्शन जब होगी,
है ना। और इसमें जब प्रोडक्ट बनेगा तो A2 और B2 के मॉलिक्यूल के बीच में पहले क्या होगी, कोलिजन्स होगी, और कोलिजन से ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कोलिजन कई तरीके से हो सकती है, जैसे मान लो ये एक A2 का मॉलिक्यूल ऐसे आया, ये हमारे पास B2 का मॉलिक्यूल जो है वो इधर से आया, ठीक है, और कोलिजन हुई। दूसरा जो है ये भी कंडीशन हो सकती है कि एक तो हमारे पास A2 का मॉलिक्यूल इधर से आया, एक हमारे पास जो ये कोई B2 का मॉलिक्यूल है ये इधर से आया और कोलिजन हुई, ठीक है। एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि भैया A2 का मॉलिक्यूल इधर से आया, एक जो है वो B2 का मॉलिक्यूल जो है वो अपने पास इस तरफ से आया और कोलिजन हुई, है ना। अब कोलिजन तो कई अलग अलग तरीके से हो रही है, लेकिन भैया इनमें हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रॉपर जो है वो ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट बनने से पहले जो है वो हमें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये पहले तो बनेगी क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ये तो है ट्रांजिशन स्टेट। आपको पता होना चाहिए कि एक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसकी खुद की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी भी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, या यूँ कहो कि न के बराबर टाइम पीरियड के लिए बनती है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बनती है। तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी इसकी बहुत ही कम होती है, बहुत कम स्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट। फिर इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट में जो है वो ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में, AB प्लस साथ में और ये AB। इस तरीके से जो रिएक्शन होगी। और ये क्या है, ये ही है भैया अपने पास इफेक्टिव कोलिजन। दिस इज इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो भैया केवल और केवल इफेक्टिव कोलिजन से ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो है हमारे पास आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। अब इस पर देखना आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनता है, न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। तो यहीं पर एक हमारे पास है भैया जी आर्हेनियस इक्वेशन जो हमें पढ़नी है, जिसको लेके हम आगे चलेंगे। तो देखो कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है ना वो हम पढ़ते हैं। ये तो है कोलिजन थ्योरी। आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो आपको पहले भी जो है वो आपने पढ़ी होगी, थर्मो में भी जो है वो इसका जिक्र होता है। एक होती है किरचॉफ इक्वेशन जो आर्हेनियस इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, और जो है उसकी बात हमने इक्विलिब्रियम में करी थी, ठीक है। तो देखो ज़रा कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, इसी का पार्ट है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन देखो ज़रा कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है ना ये क्या होती है। तो डायरेक्टली ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन है K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। दिस इक्वेशन इज नॉन एज आर्हेनियस इक्वेशन। कहाँ से आई, कैसे आई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली ध्यान में रखना है, चाहे नीट के लिए हो चाहे JEE के लिए हो, ठीक है ना। और ध्यान रखना भैया ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो जो है वो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। न्यूमेरिकल जो एक फॉर्मूले पर बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना वो आने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा रहते हैं। और आपको ध्यान में होना चाहिए कि भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस न्यूमेरिकल से ज़्यादा होते हैं। न्यूमेरिकल में मान लो आपको जो है वो फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट करनी आती है, तो न्यूमेरिकल तो फिर भी सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, वहाँ पर दिखेगा आपको। लेकिन भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि NCERT आपको पढ़नी पड़ रही है। NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, NCERT से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो वो 100% NCERT फॉलो करवाऊंगा, ध्यान रखना इसकी, ठीक है ना। तो हम NCERT की ही बात कर रहे हैं, पूरा जो सब कुछ NCERT में ही दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर जो कौन सी चीज़ क्या है, तो K जो है इसको तो हम जानते ही हैं, ये तो होता है रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसको तो बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। फिर यहाँ पर ए को हम बोलते हैं भैया आर्हेनियस कांस्टेंट। ए आर्हेनियस कांस्टेंट होता है ना। और जो आर्हेनियस कांस्टेंट है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ए है, ए की वैल्यू इक्वल होती है भैया P इंटू जेड के, ठीक है। अब यहाँ पर P क्या है और Z क्या है, तो भैया Z जो होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं एक तरीके से कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और Z जो है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है।
और भाई दोनों जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, है ना। तो आपको जो है वैसे इतना ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है। Z और P बस दो फैक्टर है, एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है कि P को तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर, और जो है वो Z को हम बोलते हैं क्या, कोलेजन फ्रीक्वेंसी। दोनों जो है वो मिलकर आरएनएस कांस्टेंट, और ये आरएनएस कांस्टेंट जो है ना ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की नेचर पर, ठीक है। तो रिएक्टेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। रिएक्शन में आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे, उससे ए पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर इसके बाद में देखो जरा कि जो अपने पास EA है, EA को हम बोलते हैं भैया जी एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ही समझना सबसे जरूरी है कि यार ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। आर को आप जानते ही हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास है आर, और जो टी है भैया जी टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टी है। क्लियर है बात। फिर आप ये देखो कि जो हमारे पास e की पावर माइनस EA अपॉन RT, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो कंप्लीट है ना, ये है ना e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये पूरा फैक्टर आपको बताता है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास है भैया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है कि टोटल जितने भी मॉलिक्यूल है ना, उन टोटल मॉलिक्यूल में से जितने भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये उसका फ्रैक्शन है। इसको जो है वो आप यूं भी लिख सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज undergoing in effective collisions, ठीक है। कि भैया वो फ्रैक्शन है जो कि इफेक्टिव कोलिजन्स में जा रहा है, जो इफेक्टिव कोलिजन इफेक्टिवली कोलाइड कर रहा है, वो ही क्या है, एक तरीके से अपने पास e की पावर माइनस EA अपॉन RT है। क्लियर है बात। फिर इसको एक और बोल सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which have equal to or higher energy than equal to or higher energy than ये आपको बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। भैया इसके कई नाम है, अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि भैया मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन, टोटल मॉलिक्यूल्स में से वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जिसकी एनर्जी जो है ना ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या इससे ज्यादा हो, है ना। तो ये हमारे पास e की पावर माइनस EA अपॉन RT है। कई बार यहां से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अच्छा परसेंटेज फ्रैक्शन भी पूछ लेता, परसेंटेज फ्रैक्शन, है ना, परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कई बार ये भी वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस EA अपॉन RT इंटू 100, कि भाई आपको बोल दिया कि कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कोलिजन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव इक्वल एनर्जी देन एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी बात कर लेंगे सारी चीजें, है ना, पहले इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब यहां पर चलो ये सारी चीजें तो हो जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी चीज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो चीज समझ रहे हैं वो क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। कि आगे बढ़ने से पहले आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसमें बार बार आ रहा है। तो भैया ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है। अब यूं समझना कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। और इसको समझने के लिए जो है वो आपको कुछ ग्राफ भी समझने पड़ सकते हैं। हालांकि ये ग्राफ जो है वो पहले जब मैंने मैकेनिज्म या रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई थी, दो तरीके की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, वहां पर जो है मैंने ये ग्राफ बनवाए थे आपको। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा जो है इसको समझते हैं अच्छे से, अब प्रॉपर डिटेल के साथ समझते हैं। देखना जरा क्या होगा, है ना। कि भैया हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम ई से इंडिकेट करते हैं
तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना, द एक्स्ट्रा, दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट, द एक्स्ट्रा अमाउंट of energy which is required for, ठीक है, required for reactants to convert them into product। ठीक है भैया, देखो ये बहुत ही जरूरी चीज है, ध्यान रखना कि बिल्कुल यहां से जो है ना स्टेटमेंट आया हुआ भी है नीट में, ठीक है, और जो है वो जेई में भी जो उस तरीके का स्टेटमेंट पहले आया हुआ है। तो आप देखो जरा कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट। कि आपको जो हो अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब यार ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, तो ये अभी हम समझते हैं। अब यूं समझो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी बैरियर which stops reactants to convert into product। ठीक है, तो भैया देखो जरा कि ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी का है जो कि एक तरीके से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने से रोकता है ना। अब कैसे ये चीज जो है उसको समझनी बहुत जरूरी है। देखना कि हमारे पास जो है वो, आप यूं कहो इसको, एक हम जनरल एग्जांपल समझते हैं, एक देसी एग्जांपल समझते हैं। हाँ, यूं कहो कि एक पहाड़ है अपने पास, है ना, ये एक पहाड़ है। हाँ, मारवाड़ी में कहो तो डूंगर है ना। तो ये पहाड़ है, यहाँ एक चींटी है, ठीक है, मारवाड़ी में बोले मकोड़ो, ठीक है, मकोड़ो बोले, है ना। अरे इन हैज को आपका बिल में जानी है, अठाई को बिल ओ लो इको बिल, वो तो झोंपड़ी बना दी थे। हाँ, तो ये है इसका बिल, है ना, और इसको जो एकदम बढ़िया चीनी का दाना लेके यहाँ पर चढ़ना, तो इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, ये पहाड़ इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको जो है वो ये डूंगर क्रॉस करना पड़ेगा, तो कम से कम जो है वो इतनी चढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। मान लो यहाँ आ गया और यहाँ आके जो धक्का दे दिया, धक्का देते ही सीधा चीनी का दाना कहाँ, घर में। तो यूँ समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी, या यूँ कहो कि इसको इधर जाने के लिए ये पहाड़ क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है ना, इसके पाथ में। तो ठीक ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं किसी रिएक्शन के लिए, जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज के साथ, या डेल्टा जी भी हो सकता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी तरफ है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो भैया ये ग्राफ जो है वो कुछ यूं आता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, जब भी आप ये ग्राफ बनाते हो, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है या इधर डेल्टा जी भी हो सकता है, तो भी जो है वो एक ही ग्राफ आएगा। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जगह डेल्टा जी भी हो सकता है, प्रोग्रेस के साथ डेल्टा जी का चेंज। तो यूं समझना कि ये जो है दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। ये बातें हमने पहले करी है। और ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये है ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब यहां हम ऐसा बोलेंगे, आपको साफ दिख रहा है कि भैया अगर रिएक्टेंट को, है ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है तो पहले इतनी एनर्जी चाहिए, तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। और दूसरी चीज है कि रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट से ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी लेवल पे है, प्रोडक्ट कम एनर्जी लेवल पे है। तो अगर एनर्जी कम करनी है ना, ये एनर्जी कम हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये जो डिफरेंस है, इतनी एनर्जी यहां पर क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये ग्राफ जो है ये है भैया, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो ठीक है कि भाई रिएक्टेंट एनर्जी लूज करके, रिएक्टेंट ने एनर्जी लूज करी, इतनी एनर्जी रिलीज करी, और रिलीज करके जो है वो एक तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। लेकिन मेरे भाई पहले रिएक्शन करवाने के लिए आपको रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में बदलना पड़ेगा, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है तो पहले एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में बदलने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, आप यूं समझना कि ये इतनी एनर्जी तो जो है ना इसके पास ऑलरेडी पहले से है,
ये एनर्जी तो इसके पास पहले से है। रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी पहले से होती है, हो सकता है ये इसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हो या किसी और एनर्जी के फॉर्म में हो। तो जो एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी पहले से होती है, इसको तो हम बोलते हैं भैया जी एवरेज एनर्जी। दिस इज एवरेज एनर्जी, ठीक है। ये तो है एवरेज एनर्जी, जो पहले से होती है वो एवरेज एनर्जी, ठीक। फिर इसके बाद में भैया कुछ एनर्जी जो है आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। भैया ये जो एनर्जी है ना, ये आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तब जाके ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और भैया जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है ना, तब तक हम बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए पहले ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बगैर रिएक्शन कैसे होगी, आप बताओ, है ना। तो यहां पर पहले क्या होगा, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्टेंट जो किस में कन्वर्ट होगा, तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब आप यूं समझना कि ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज ईए, ठीक है। और मान लो अगर हमारी रिएक्शन जो है वो एक तरीके से रिवर्सिबल है, मान लो कुछ इस तरीके की रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो भैया देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। ये एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी पहले से है, और ये एनर्जी जो है वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं जी ईए फॉरवर्ड, ठीक है। यह है ईए फॉरवर्ड। और अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन को देखोगे, अब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलना है, इतनी एनर्जी पहले से है, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और भैया ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दिस इज ईए बैकवर्ड, ये है जी ईए बैकवर्ड। ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यहां पर देनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बात, यही एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर इतनी एनर्जी आपने नहीं दी है रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। या आप यूं कहो कि अगर रिएक्टेंट के पास, जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है, वो तो मेरे भाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिनके पास ये वैल्यू नहीं है वो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। पहले आपको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। यानी ये वो एनर्जी बैरियर है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने से रोक रहा है, ये वो पहाड़ है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने से रोक रहा है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो यही एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आप यूं समझना कि भाई ये जो है वो एक हमारे पास कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप साफ देख पा रहे हो, मुझे बताओ ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड में से ज्यादा कौन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली जो वो कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ईए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ईए बैकवर्ड, ईए बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ईए फॉरवर्ड, इस तरीके का स्टेटमेंट जो पूछ लेता है। तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि ईए बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ईए फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये चीज जो है आपको याद रखनी है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अगर सेम ग्राफ हम बनाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो नेक्स्ट इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यूँ समझो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब हम ये ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये ग्राफ जो है वो सेम ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है कि रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर जो है वो एक तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इधर तो है पोटेंशियल एनर्जी या डेल्टा जी, और दूसरी तरफ है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। ये दो चीजें हैं, प्रोग्रेस और डेल्टा जी। तो यहां पर जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जी वही बात है यहां पर भी लागू होती है कि ये इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास पहले से थी, और जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से होती है इनकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से, ये क्या है, ये तो है एवरेज एनर्जी, दिस इज एवरेज एनर्जी, ठीक है। भैया अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना, तो इस बार इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी दोगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला जो एनर्जी है इसको तो हम बोलेंगे क्या, ईए फॉरवर्ड, वही फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है। और भैया अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस इज ईए बैकवर्ड, ये है ईए बैकवर्ड, है ना। एक तरीके से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा कौन कम, तो साफ दिख रहा है ईए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ईए बैकवर्ड, तो ईए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ईए बैकवर्ड, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ये किसके लिए है भैया, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। बहुत बार स्टेटमेंट जो है यहां से पूछ लेता है कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसको अब ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो आपको इसको जलाना है ना,
ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, क्या है, मान लो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, कोई भी जो पॉलीमर प्लास्टिक है, पॉलीथीन है ना, तो ये इसको जलाना है। अब मुझे बताओ कि जैसे ये मार्कर है ना, इसको मैंने जलाया, एक माचिस ली, तूड़ी जलाई और इसके नीचे लगा दी, मुझे बताओ उस तूड़ी से ये जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि भैया इसको पहले इसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, है ना। हर एक सब्सटेंस का अपने आप में एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, तो इसको इसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। और माचिस की एक सिंगल तीली में जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो एनर्जी नहीं है कि इसको इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दे। अब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने का मतलब यही है कि ये एक तरीके से CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा जलने के बाद। तो ये CO2 H2O में तभी कन्वर्ट होगा जब रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो आप ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाओगे। अगर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही है तो ये कभी भी जो है आगे CO2 H2O में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप इसको जब जलाओगे तो पहले तो इसको ट्रांजिशन स्टेट में बदलोगे, इसके बाद में जो है वो ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और ये काम तभी होगा जब इनिशियली आप इसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दोगे जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी, ताकि ये किस में बदल जाए, ट्रांजिशन स्टेट में बदल जाए। तो वास्तव में अब ये पड़ा क्यों नहीं जल रहा है? पड़ा इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि भैया अभी जो है ना एक एनर्जी बैरियर है, और वो एनर्जी बैरियर इसको प्रोडक्ट में जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। वो इसको CO2 और H2 में बदलने से रोक रहा है। तो पहले उस बैरियर को क्रॉस करवाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये एक तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी, है ना। अगर आ रही है तो भैया बढ़िया से जो है वो चलो छोड़े यार। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास एक तरीके से आर्रेनियस कोलेजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक चीज और देखो कि यहां से जो है ना एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, देखो कि एक तो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में तो मैंने आपको कहा कि दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। एक हमारे पास होती है भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? तो आप यू कहो कि जो एवरेज, दिस इज द सम ऑफ एवरेज एनर्जी, ठीक है, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। या एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों का सम ही क्या है, एक तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। कि भाई यहां से लेके यहां तक टोटल एनर्जी, हाँ, एड्यूलेयर चोटी तक टोटल जितनी एनर्जी चाहिए जब कहीं है, बात थ्रेशोल्ड एनर्जी है, समझ गानी। तो आप ये समझो कि भैया रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में बदलना है ना, तो टोटल जितनी एनर्जी चाहिए, जिसमें एवरेज भी आ गया, सब आ गया, टोटल जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या है, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि दिस इज द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी which is required to convert reactants into product is known as threshold एनर्जी, ठीक है। कि भाई टोटल जितनी एनर्जी, अब यहीं पर ध्यान रखना कि टोटल को हटा के अगर एक्स्ट्रा लगा दिया तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यही शब्दों का खेल है भैया, नीट में भी स्टेटमेंट देता है, जेई में भी स्टेटमेंट देता है। तो ऐसा अगर थोड़ा सा एक वर्ड भी अगर बदल दिया तो मतलब क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। फिर एक चीज़ और कि अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालना है, कि रिएक्शन जो है, जैसे हमने देखा ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, तो अगर रिएक्शन में डेल्टा H निकालना कि कितनी हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, तो आप देखो जरा कि दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो तो है 100 किलो जूल एनर्जी है रिएक्टेंट के पास। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मान लो 80 है। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 100 से इसको कितना आना है, 80 आना है। तो ये जो डिफरेंस है ना 20, ये ही क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहां पर यूं समझना कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना अपने पास, ये जो इनके दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यही क्या है, डेल्टा H है। तो दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज डेल्टा H। ऐसे ही यहां पर देखना जरा, इन दोनों का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है यही क्या है, यही डेल्टा H है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिफरेंस निकालना है तो एक चीज देखो जरा, ये EA फॉरवर्ड, ये EA बैकवर्ड। तो आपको किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर एनी रिएक्शन में भी एंडो और एक्सो, फॉर एनी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, है ना। डेल्टा H इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्या, EA फॉरवर्ड माइनस
ई ए बैकवर्ड। ये हमारे पास किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच जो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब भैया अगर रिएक्शन मान लो एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन मान लो एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो हमें पता है ई ए बैकवर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर ई ए बैकवर्ड ज़्यादा है तो यहाँ पर वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, डेल्टा एच की आनी भी चाहिए भैया, नेगेटिव ही आनी चाहिए। दूसरा जो है वो अगर एंडोथर्मिक है तो ई ए फॉरवर्ड ज़्यादा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव ही होता है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गई एक तरीके से सारी बातें हो गई एनर्जी की। अब वापस से आते हैं हम हमारी आर्हेनियस इक्वेशन पर। देखो जी, है ना, कि आर्हेनियस इक्वेशन पर कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये तो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें जो है मैंने एक एक करके आपको बताई। नेक्स्ट जो भी बात है वो अब है अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स जो है वो कैसे बनेंगे। तो देखना, हाँ भाई देखो कि बात ऐसी है, नेक्स्ट इज आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, देखो जी, हाँ तो भैया देखो जरा कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है ये है हमारे पास k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम कभी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में सॉल्व नहीं करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को जो है वो लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखो कि मैं अगर ये कहूँ कि अगर मान लो टेम्परेचर जो है ये है इनफाइनाइट, टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो मुझे बताओ ई ए अपॉन आर टी ये वाली वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, जीरो, और ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, पावर जीरो हो गई, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। और इस केस में जो है वो अगर हम ग्राफ बनाए ना के और दूसरी तरफ है हमारे पास टी, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आता है, देखना जरा, इस तरह का ग्राफ आएगा कि भैया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है वो अपने पास जो के है ये ऑलमोस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये क्वेश्चन एक बार जे में पूछा गया है, ठीक है ना, कि भाई टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या होगा। फिर इसके बाद देखो जरा कि दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लो तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, ये तो आएगा एल एन के इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एल एन ए और ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, लॉग ए इंटू बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एल एन के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये आया एल एन ई, और एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करके एल एन के इज इक्वल टू ये आया एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम एल एन बेस पर जनरली कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो हम तो कैलकुलेशन हमेशा 10 बेस पर करेंगे। तो इसको जो है 10 बेस में बदलने के लिए सबको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.303, यहाँ पर भी 2.303 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो नेट रिएक्शन ये आएगी, लॉग इक्वेशन जो है ये बनेगी लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये है भैया अपने पास 1/t। और इस इक्वेशन से कई बार जो है वो आपको यहाँ से ग्राफ भी पूछ लेता है। देखना जरा कि ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, ये तो ले लो y एक्स पर और 1/t एक्स पर ले लो, और इसके साथ हो जाएगा स्लोप m और ये है इंटरसेप्ट c। तो यहाँ ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये तो है जी 1/t, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया log k। तो मुझे बताओ जरा ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा ग्राफ होगा नेगेटिव स्लोप का, और इसका जो ये इंटरसेप्ट है ये तो क्या है, ये है log a, और इसका जो स्लोप है, स्लोप कितना होगा, ये होगा भैया माइनस का ई ए अपॉन 2.303, और ये क्या आ गया r, है ना। इस पर ध्यान देना कि कई बार यहाँ पर कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ जो है वो एल एन के होता है, एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ होता है। तो अगर एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ हो ना, तो अब इस केस में जो आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि भैया 2.303 नहीं आएगा, जो स्लोप है वो कितना होगा, वो ई ए अपॉन आर होगा। तो कई बार आपको जो यहाँ से स्लोप देके ई ए की वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेगा कि कैलकुलेट करो कि ई ए कितना होगा। क्लियर है बात। तो ये तो हुई एक बात। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें यह पता है कि जो अपने पास के होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, के और टी, है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब टेम्परेचर चेंज करोगे तो के क्या होगा, चेंज होगा,
कैसे चेंज होगा हमें ये समझना है, पहली बात। दूसरी चीज भैया, इस इक्वेशन में 1 2 3 एंड 4, इस इक्वेशन में टोटल चीजें कितनी, 4। आपको 4 में से 3 चीजें देगा, चौथी चीज आपको पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं, हाँ जी, जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज, ये आपको दे दिया जैसे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको ये दे दिया है ना। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट 300 Kelvin if Arrhenius constant for reaction is 3 इंटू 10⁵, ठीक है। ये आपको आरएनएस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। वही बात है कि मैंने कहा कि टोटल जो वो हमारे पास चीज़ें होंगी 4 में से 3 होगी आपके पास, चौथी आपको पूछेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखना ज़रा कि इक्वेशन ये है कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और ये 1/t, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो log k, तो log k तो कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना 4, log a कितना है, ये आ गया भैया 3 इंटू 10⁻⁵ कितना 5, माइनस ई ए अपॉन 2.303। मान लो आपको जो है वो कैलकुलेशन जो है ये करनी है किलो जूल में, है ना, तो 25/3, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। टेम्परेचर जो है कितना है 300, तो ये गया कितना 100 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा, है ना। तो ये सॉल्व करूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा log 4 माइनस 4, तो log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, और माइनस 4 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3.4, तो माइनस का 3.4 तो यहाँ पर आया। यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा log 3 + 5, log 3 की वैल्यू 0.47, तो ये आ जाएगा 5.47, माइनस ये आ गया ई ए अपॉन 2.3, और ये आ गया 2500। ये लो जी, तो एक ही चीज़ अननोन है, यहाँ से ई ए हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ई ए अपॉन 2.3 2500 इज इक्वल टू, ये आ गया 5.47 प्लस 3.4, तो ई ए की वैल्यू निकल के आ गई भैया 8.87 इंटू 2.3 इंटू 2500, और किलो में बदलने के लिए डिवाइड कर दो इसको किससे, 1000 से, तो ई ए की वैल्यू आ गई कितनी 8 इसको 9 कर दो, 8.9 2.3 और ये 2.5, यही है किलो जूल पर मोल में आंसर, ठीक है। यही अपना आंसर है। तो हो सकता है भैया इस फॉर्मूले पर आपको जो है कोई क्वेश्चन दे दे, और क्वेश्चन में 3 में से कोई भी जो है वो आपको 4 में से कोई भी 3 चीज़ आपको मिल सकती है, और चौथी चीज़ आपको पूछेगा। ओवरऑल ये इतनी ही बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। फिर देखो कि ये तो हुई एक बात। अब वापस से बढ़ते हैं हम अपने आरएनएस इक्वेशन की तरफ। आरएनएस इक्वेशन में, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो किसी भी रिएक्शन की रेट हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ही होती है, ठीक है। जैसे कि भाई हम ऐसा बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है पॉइंट, है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन, है ना, आरएनएस, है ना, जो अपने पास ऑन इंक्रीजिंग एनी रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन will be increase,
ठीक है। अब ये जो है वो जनरली ऐसा ही होता है, जनरली, ठीक है। बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट may be increase or decrease, ठीक है। This depends on sin of delta h, sin of delta h, ठीक है भैया जी। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ना, कि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो k जो रेट कांस्टेंट है ना, वो तो क्या होता है, इंक्रीज होता ही होता है, k हमेशा इंक्रीज होगा, है ना। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है डेल्टा एच के साइन पर। अब यहां पर मैंने जनरली क्यों लगाया फिर भैया, कुछ एक रिएक्शन ऐसी होती है जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। अभी हम बात करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। कुछ एक रिएक्शंस होती है जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उनके लिए जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो वहां पर जो है वो रेट जो है वो एक बार क्या होती है, कम होती है। बाकी जो है आप ये मान के चलो 99.9% केसेस ऐसे हैं अपने पास जहां पर आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, है ना। क्योंकि रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगी। तो यूं समझना कि हमारे पास जो है वो कंडीशन ऐसी है कि के, ठीक है, इंक्रीज होगा कब, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे। और के यहां पर क्या है, के तो है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। कैसे पता चला, तो भैया ये आया फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, हम आर्हेनियस इक्वेशन से ऐसा बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। मैं इसको यूं बोल सकता हूं, k इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, है ना। k इज इक्वल टू ए डिवाइड, नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो ये पावर क्या होगी, कम होगी ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पावर कम होगी, और डिवाइड की पावर कम हो रही है तो ओवरऑल k क्या होगा, k बढ़ेगा। तो अगर आप क्या करते हो कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पावर कम होगी, पावर कम होगी तो k की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ये तो हुई एक बात। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट के इक्विलिब्रियम, भैया जी के इक्विलिब्रियम जो है इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये मैंने आपको जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये कंसेप्ट बताया था। होता यह है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम, ये कैसे हम निकालते हैं, तो के इक्विलिब्रियम होता है के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, ठीक है। अब देखो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक तो एक्सोथर्मिक, एक होगा एंडोथर्मिक, दो तरीके की रिएक्शन होती है, ठीक है। यहां पर भी के इक्विलिब्रियम आप ऐसे लिखोगे, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। ध्यान रखना कि भैया रिएक्शन कैसी भी हो, हम तो ये बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब ये दोनों रेट कांस्टेंट है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे ना, इंक्रीज करोगे तो के फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, के बैकवर्ड भी बढ़ेगा। ध्यान रखना फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बढ़ते हैं। लेकिन भैया अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना तो के बैकवर्ड जो है ना ये के फॉरवर्ड से क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। के बैकवर्ड ज्यादा बढ़ेगा के फॉरवर्ड से, और के बैकवर्ड अगर ज्यादा बढ़ेगा तो यहां पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहां पर भी के बैकवर्ड भी बढ़ता है, के फॉरवर्ड भी बढ़ता है, लेकिन भैया के फॉरवर्ड जो है वो ज्यादा बढ़ता है। इसलिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो नेट इफेक्ट है ये इंक्रीजिंग का आएगा। यहां तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा और यहां पर के इक्विलिब्रियम क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास एक तरीके से कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। फिर यहीं पर देखो जरा कि एक और पॉइंट आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट ये है कि दिस इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन, rate of reaction becomes double और ट्रिपल, ठीक है। कि भाई दिस इज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन। पहली बात तो हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस पर जो है ना यूनिट का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। फिर जो है वो दिस इज ऑब्जर्व दैट हर 10 डिग्री या हर 10 केल्विन पर अगर आप क्या करोगे,
इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को, है ना, पहले 20 से 30 कर दिया, फिर 30 से 40 कर दिया, तो हर 10 डिग्री चेंज आने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या होती है, डबल हो जाती है या ट्रिपल हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या फिर आप रेट कांस्टेंट बोल दो, क्योंकि किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अगर डबल हो रहा है तो रेट भी तो डबल होगी ना। तो यहां पर यही होता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ाओगे, कम करोगे, वैसे वैसे एक तरीके से जो रेट कांस्टेंट है अपने पास वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना, हर 10 डिग्री या 10 केल्विन पर, है ना। और इसको जो है वो हम एक तरीके से टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको म्यू से इंडिकेट करेंगे। अब ये म्यू क्या है ना, तो म्यू होता है कि द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन एट T+10 एंड T डिग्री सेंटीग्रेड, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इज नॉन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कि भैया जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि एट टी डिग्री सेंटीग्रेड जो रेट कांस्टेंट है ये तो है K, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं KT, और एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, रेट कांस्टेंट हो गया अपने पास KT+10, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, इसको ही हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। और एक रिलेशन आता है जो कि आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है, कि भाई रिलेशन ये है, जहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। हाँ जी, देखो कि भाई इन दोनों का रेशियो, मैंने क्या कहा है कि रेट कांस्टेंट का रेशियो कब, T+10 पर और T पर, ये जो रेशियो है इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि T+10 डिवाइड बाय KT, है ना, और यही किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। अब एक रिलेशन है कि KT+10 डिवाइड बाय T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय 10। ये लो जी, ये आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो म्यू की वैल्यू होती है ना, म्यू इक्वल टू होता है 2 या फिर 3, कि भाई रिएक्शन में जिस फैक्टर से एक तरीके से जो है वो रिएक्शन की रेट या रेट कांस्टेंट बदल रहा है, या तो मैंने कहा ना कि हर 10 डिग्री पर या तो डबल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो जिस फैक्टर से रेट कांस्टेंट बदलता है वो ही क्या है अपने पास, एक तरीके से म्यू है। अब आप समझना जरा कि ये तो चलो म्यू की वैल्यू हो गई कितनी, 2 या 3। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा कि जैसे एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि इफ द रेट कांस्टेंट of a reaction is 2 into 10 to the power minus 4 second inverse at 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कि भाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट जो वो अपने पास इतना है 2 into 10 to the power minus 4 सेकंड इनवर्स, ठीक है। देन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट of reaction at 60 degree centigrade if rate of reaction becomes double on increasing temperature by every 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो आप इसको समझना कि इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है डायरेक्टली, जैसे यहां लिख के दे दिया इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2, ठीक है। तो इसको जो है वो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ध्यान रखना आपको जो है ना, यही क्वेश्चन दो तरीके से मिल सकता है। जैसे एक में तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया, और दूसरे क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जगह एक तरीके से जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। तो जो सेकंड केस है ना, एक्टिवेशन एनर्जी देके कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट दे दिया, पूछ लिया T2 टेम्परेचर पर कितना होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी दे दी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जगह, तो हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे।
और क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये रहेगा, वही कि के टी प्लस 10 डिवाइड बाई के टी इज इक्वल टू म्यू, और ये आ गया क्या T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। अब ये T2 माइनस T1 एक तरीके से डेल्टा टी है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो के टी प्लस 10 तो कितना है अपने पास, पहले कितना 60 है ना, या इसको जो है वो आप ऐसे बोल दो K2 बाई K1 बोल सकते हो एक तरीके से, इसको जो है वो हम यू भी बोल सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर रेंज हो सकती है आपके पास है ना। तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू T2 माइनस T1 बाई 10। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं क्योंकि यहां पर तो मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिफाइन किया है ना, तो यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी है ना, और जो है वो मतलब एक तरीके से पावर की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। T प्लस 10 ले लिया तो डिफरेंस T2 माइनस T1 का डिफरेंस कितना हो गया 10, तो 10 बाई 10 कितना 1, और ज़्यादा ठीक जो है वो ये वाला रहेगा फिर K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू T2 माइनस T1 बाई 10। ठीक है, ये आप साथ में इसको नोट कर लेना। अब देखो कि यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, तो K2 हमें कैलकुलेट करना है, K1 कितना है, K1 है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू म्यू की वैल्यू आपको 2 लेनी है, 60 कर दिया, कहाँ से कर दिया 60, 30 से 60 कर दिया है ना, 30 से 60 कर दिया डिवाइड बाय 10, तो ये 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास K2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 16 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखना कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, जरूरी नहीं है फर्स्ट की हो सेकंड की, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन सब पर लागू होगा ये। तो ये तो हुई एक बात। अब भाई ये जो स्टेटमेंट है इसका रीजन क्या है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हर 10 डिग्री पर डबल या ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि भाई हम बोल रहे हैं कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो पहले से क्या हो जाती है, या तो डबल हो जाती है या फिर ट्रिपल हो जाती है। क्या कारण है, ऐसा क्यों? तो भैया इसका कारण देखो, हमारे पास एक मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उससे हमारे पास आंसर आएगा। ध्यान रखना कि कई जगह जो ऐसा लिखवाते हैं कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से रेट जो है ना वो पहले से दुगनी या तिगुनी हो जाती है। ध्यान रखो काइनेटिक एनर्जी का रोल है, लेकिन भैया बहुत ज्यादा रोल नहीं है कि आप जो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इतना ज्यादा कोई अंतर नहीं आता है, केवल 2-3% का डिफरेंस आता है। काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा जो है वो ये मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम समझेंगे ज्यादा रोल इसका है। काइनेटिक एनर्जी का रोल इतना ज्यादा नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा आता है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी सैंपल के लिए, कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है और सैंपल के अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, इधर तो है अपने पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इसको हम dN/n से इंडिकेट करते हैं, और ऐसा ही ग्राफ जो है वो आपने गैसियस स्टेट में भी पढ़ा होगा है ना, फिजिक्स में भी आता है, और जो वो अपने केमिस्ट्री में भी गैसियस स्टेट मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से डिटेल में, तो वहां पर भी सेम ग्राफ आता है। एक तो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल FOM, ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारे पास यहां पर एनर्जी। क्या आप अगर किसी सैंपल के लिए एनर्जी और उस पर्टिकुलर एनर्जी पर कितने मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी है, इनके बीच में ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ हमेशा इस तरीके का आता है भैया। ये ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं बेल शेप ग्राफ। तो ये बेल शेप ग्राफ आता है, ठीक है। और भैया देखो जरा कि इस ग्राफ का जो एरिया है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये सारी बातें जो कहां से आ रही है कि एरिया कांस्टेंट होगा, ये बेल शेप कैसे आया, ये सारी चीजें जो गैसियस स्टेट में बता रखी है, जहां पर हम जो है ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच में जो है ग्राफ बनाते हैं, तो सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ आता है। अभी के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, अगर ये चीज जो आपको नहीं आती है तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब हम किसी भी सैंपल के लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ एनर्जी, इन दोनों का ग्राफ बनाते हो, ग्राफ कैसा आता है, बेल शेप आता है। दूसरा, इस ग्राफ का एरिया हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप यूं समझना कि हमारे पास अभी ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स के पास टोटल सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल है ना, ये मान लो ये जो एनर्जी है ये है E, और ये एनर्जी E बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज EA,
ठीक है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो भैया इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है ना, इससे इधर वाले जितने भी मॉलिक्यूल है, इन सब मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी या इसके इक्वल है ना, इन सब मॉलिक्यूल्स की, यानी इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी जो वो एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा है। और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा होती है, केवल वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो कहने का मतलब अभी इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और भैया ये जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है कि भाई वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल में जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास वो फ्रैक्शन है जो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब आपने जो है मान लो ये तो था ग्राफ टी टेम्परेचर पर, है ना, ये तो है टी टेम्परेचर पर। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया और 10 डिग्री बढ़ा दिया। तो T+10 पर जब ग्राफ बनाते हैं हम, तो भैया एरिया क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एरिया कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ का पीक जो है, ये पीक पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ग्राफ जो किधर, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने जो गैसेस स्टेट और आपने फिजिक्स में केटीजी में पढ़ रखा है, तो मैं ज्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इसको बढ़ाओगे तो भैया ये ग्राफ जो है वो कुछ यूं हो जाता है। ये हो गया अपने पास ग्राफ एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड या वाट एवर जो भी केल्विन, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखना, अब देखो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ई से ज्यादा है, उनका फ्रैक्शन कितना हो गया। अब भैया देखो, ये तो था एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी रहेगी। टेम्परेचर हम जो है वो ये मान के चल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी रहेगी। तो आप यूं समझो कि ये जो है ना अपने पास, अब ये जो फ्रैक्शन है, अब इतने मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है, एक तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है इनकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा हो गई है। आप देखो पहले मॉलिक्यूल इतने थे, अब मॉलिक्यूल जो वो क्या हो गए, जस्ट डबल हो गए पहले से। कि भाई पहले मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा थी, अब जो वो 200 मॉलिक्यूल की एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक तरीके से ये फ्रैक्शन क्या हो गया, ये डबल हो गया पहले से, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गया है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप जैसे जैसे आप और 10 डिग्री बढ़ा दो, एक और बार आपने 10 डिग्री बढ़ाया, तो एक और बार 10 डिग्री बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे आप हर 10 डिग्री पर आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि भैया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या तो डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है। ज्यादातर केस में जो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, एग्जैक्टली भी डबल नहीं, कई बार जो है ना आपको दे देगा 1.8 टाइम हो गया, 1.9, तो अप्रोक्सीमेटली ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो ये है भैया, तो इसका रीजन ये है ना, तो मैं बोलूंगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन, because fraction of molecule because fraction of molecules which have energy equal or greater than activation energy becomes double, ठीक है, कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। या फिर आप यूं भी बोल सकते हो कि भैया ये फ्रैक्शन डबल कब होगा, जब इफेक्टिव कोलेजन बढ़ेंगे। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलेजन विल बी डबल, ठीक है। तो जो इफेक्टिव कोलेजन, या यूं कह सकते हो कि कोलेजन फ्रीक्वेंसी जो वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कब, जब हर 10 डिग्री पर आप क्या करते हो, एक तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो ठीक है। तो भैया ये है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है और सारी चीजें एज इट इज एनसीईआरटी में दी हुई है। क्लियर है बात। हाँ तो भाई देखो जरा कि इसी को आप यूं भी बोल सकते हो कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना 10 डिग्री से, तो एक तरीके से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो है उनका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
तो इसलिए जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है ना। ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट आता है कि कोलिजन डबल हो जाए इसलिए जो वो रेट डबल हो जाती है। कोलिजन डबल होने की वजह से जो है वो रेट डबल नहीं होती, क्योंकि कोलेजन तो बहुत सारी होगी, उनमें इफेक्टिव भी होगी, उसमें जो नॉन इफेक्टिव कोलेजन भी होगी। हाँ, ऐसा है कि इफेक्टिव कोलेजन डबल हो रही है, बिल्कुल भैया, इफेक्टिव कोलेजन डबल हो जाए, या तो ये बोले तो रेट डबल हो रही है, या फिर जो ये बोल दे कि भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो इंक्रीज हो गए इसलिए भी रेट डबल, ये भी सही है। मैंने आपको अभी बताया था e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो उसमें 2-3 स्टेटमेंट बताए थे, उन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट लिख के आ जाए वो ही जो है वो कारण होगा क्या, एक तरीके से डबल होने का। तो ये हमारे पास है, क्योंकि भाई होता ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों होती है, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डबल हो जाते हैं जब आप टेम्परेचर में हर 10 डिग्री इंक्रीज करते हो। ठीक है, फिर देखो जरा, इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। हालांकि जो है वो कुछ एक क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी जो है वो इसको कवर करेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आप देखो जरा कि एक तो जैसे अभी अपने क्वेश्चन देखा है एक कि K1 दे रखा है, K2 आपसे पूछा है और आपको म्यू दे रखा है। कई बार आपको क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी देगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी देके बाद में जो है वो आपको बहुत सारी चीजें पूछ लेगा। जैसे इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, देखो कि हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन से क्या होती है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। हम कभी भी इक्वेशन को जो है वो इस फॉर्म में सॉल्व नहीं करते हैं, हम तो हमेशा ई बेस पर जो है वो मतलब 10 बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको दोनों तरफ लॉग लेके इसको हम आसान कर लेते हैं। तो मैं इसको यूँ लिखूंगा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए, है ना। या इसको जो है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि भाई पहले आप लॉग लो, तो लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है और 10 होता है। तो मैं ई बेस पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एल एन के इक्वल टू एल एन ए ई की पावर माइनस क्या आया, ई ए अपॉन आर टी। ठीक है भैया, ये हो गया लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए इंटू बी को कैसे लिखे, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये आ गया एल एन ई। भैया एल एन ई की वैल्यू होती है कितनी, 1, तो ये तो 1 हो गया। इसको 10 बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये हो जाएगा 1/t। भैया इस एक्सप्रेशन में टोटल चीज़ें हैं हमारे पास 4 में से 3 आपके पास होगा, चौथी आपको पूछेगा। जैसे k हो गया, a हो गया, ई ए और t, ये 4 चीज़ें, 4 में से 3 आपके पास होगी और चौथी चीज़ आपको पूछेगा। यहाँ से कई बार ग्राफ भी पूछ लेता है, जैसे ये तो y एक्स पर ले लेते हैं, ये x पर ले लेते हैं 1/t, और ये हो गया इसके साथ m और ये इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो भैया यहाँ अगर आप ग्राफ बनाओगे, एक तरफ तो है log k, दूसरी तरफ है हमारे पास क्या, 1/t। तो ग्राफ देखो कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप का ऐसा ग्राफ आ रहा है, और इसका जो स्लोप है, स्लोप कितना है, यह है माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये इंटरसेप्ट ये किसके इक्वल है, ये है log a के इक्वल। ये इसका ग्राफ आएगा निकल के। ठीक है, अगर मान लो कई बार यहाँ पर ln जो है वर्सेस ln k वर्सेस 1/t भी हो सकता है, तो यहाँ 2.303 नहीं आएगा, इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या इस इक्वेशन पर क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इस पर जो है वो आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भैया जी देखो क्या चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका, जितने भी स्पेशल केसेस सारे हम कवर कर लेंगे, इसको भी हम अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। और भाई लास्ट का ये जो पोर्शन है ना, वैसे तो मैं आपको एनसीईआरटी पूरी यहीं पर कवर करवा रहा हूँ, लेकिन इस पोर्शन के लिए जो आर्हेनियस कोलेजन थ्योरी है, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत सारे बनते हैं, स्टेटमेंट वाले बनते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं ये तो हम अगली क्लास में देख ही लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से स्टेटमेंट वाले भी खूब क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी के पीछे के लास्ट के 3 पेज जो है वो जरूर पढ़ लेना कोलेजन थ्योरी पर। ठीक है, और भाई देखो कि चैनल जो है वो बहुत ही अच्छा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो आप इसको और शेयर करो, ताकि जो है वो हम जल्दी से जल्दी एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुँचे, 1000 तक पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, है ना। क्योंकि एक ही मोटिव है कि केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन किसी का नहीं रुकना चाहिए, है ना। तो इसमें आप लोग सब लोग जो है ना इसमें प्रयास करें, और बाकी जो है ना पढ़ाई करें भाई, खूब पढ़ें खूब बढ़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।